हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर। ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो स्कोप लेकर बैठिए और ये पार्ट हटाते जाइए। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, और इसके अलावा जो अंडरलाइंड पार्ट है रेड लाइन से, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, combination of thin lenses in contact, combination of a lens and mirror, refraction and dispersion of light through a prism सिलेबस में है। और जो रेड अंडरलाइंड पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके सिलेबस में नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक सिलेबस में है माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों तरह के रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर ये सिलेबस में है। रिजॉल्विंग पावर जो हाईलाइटेड पार्ट है ये सिलेबस में नहीं है। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से हर साल एक सवाल जरूर आता है। अब ऊपर जो टॉपिक्स थे उन्हीं के डिटेल टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस में नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस, ये सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये पूरा हाईलाइटेड पार्ट सिलेबस में नहीं है। रियल और एपरेंट डेप्थ भी सिलेबस में नहीं है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, आई डेल्टा ग्राफ, साथ में मिनिमम डिविएशन की ये कंडीशन की एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, और सिमिट्री से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ये भी इक्वल होते हैं। ये सब सिलेबस में है। और जो रे है वो प्रिज्म के पैरेलल होती है, यानी मिनिमम डिविएशन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत जाता है। थिन प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म, इनसे रिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है। डिस्पर्जन और एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ये सिलेबस में है। और रेनबो से भी सवाल कुछ कुछ साल के डिफरेंस पर पूछा जाता है और अचानक ही पेपर में अपीयर होता है। तो ये सारा पार्ट सिलेबस में है। और जो पार्ट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। टॉपिक तैयार करते समय इन्हें हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। स्कैटरिंग सिलेबस में नहीं है, तो ये जो येलो शेडेड पार्ट है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के डिटेल्ड पार्ट में आ जाइए। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यू एंड वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, व्हेन द लेंसेज आर placed in combination contact, then derivation of combined focal length of two thin lenses in contact, combination of lens and mirror, इस पे न्यूमेरिकल आता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड, काफी सवाल आते हैं। पावर ऑफ लेंस पर काफी सवाल आते हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है और सिलेबस में तो है ही। तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और कॉम्बिनेशन का पावर, जब दो लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी सवाल आते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हाईलाइटेड नहीं है येलो कलर से, ये सब सिलेबस में है। इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन और रे डायग्राम, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो और इन्फिनिटी पर हो, ये सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट भी है। रे डायग्राम और डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जबकि इमेज डी पर हो, ये भी सिलेबस में है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेजेस एट इन्फिनिटी, इसका केवल फॉर्मूला सिलेबस में है, इसका डेरिवेशन आपको लर्न नहीं करना है। अब रे डायग्राम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, जब इमेज इन्फिनिटी पर हो या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, और इसके मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन, दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, सिलेबस में भी हैं। रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, ये रे डायग्राम पूछा जाता है। ये बीच बीच में 2-3 साल के डिफरेंस पर अचानक पेपर में आ जाता है। और इन दोनों टेलीस्कोप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और जो येलो से हाईलाइटेड पार्ट है वो सिलेबस में आपके नहीं है। अब आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स पर। तो हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन और डिफरेंट शेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल, कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट,
ये सब सिलेबस में भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसी का डेरिवेशन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल पूरा टॉपिक सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ दोबारा से। हाँ, ये आपको ज़रूर बता दूँ कि शेप्स ऑफ वेव फ्रंट पर बहुत सवाल आते हैं और वेव फ्रंट का डेफिनेशन भी। इसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाई डबल स्लिट, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फेज क्या होता है वेव मोशन में, और जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं आइडेंटिकल वेव्स एट अ पॉइंट, तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का क्या फर्क पड़ता है सुपरपोजिशन के रिजल्ट पर। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप को बताना, उसकी कंडीशंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिले उसकी कंडीशंस, ये सब ना सिर्फ सिलेबस में है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको प्रायोरिटी पे रखने चाहिए। इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पार्ट से क्वेश्चन ना हो बहुत मुश्किल है। जियोमेट्रिकल डिडक्शन, मैथमेटिकल नहीं, जियोमेट्री से पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन डिड्यूस करना और ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन पता करना और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए। पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, इसका क्वेश्चन बहुत आता है और फ्रिंज विड्थ पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आता है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगुलर डिस्टेंस, ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, ये सब सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन में जैसे कहा कि सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिलेबस में है और उसमें भी फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन और उससे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ को कैलकुलेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो a sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, ये फॉर्मूला काफी, इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन, ये येलो हाईलाइटेड पार्ट पूरा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक आप अपने स्कोप में कट कर लीजिए, पूरा पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है। अब मॉडर्न फिजिक्स पर आ जाते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगलीज रिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिलेबस में भी है। लेकिन एक्स रेज और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये अब सिलेबस में नहीं है, तो येलो हाईलाइटेड पार्ट को आप स्ट्राइक ऑफ कर लीजिए। तो ये अंडरलाइन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन पर बहुत सवाल आएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, डेफिनेशन भी और न्यूमेरिकल्स भी, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ हर्ट्स एंड एलार्ट्स एक्सपेरिमेंट और उनके कंक्लूजन्स, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंक्लूजन्स हैं एक्सपेरिमेंट के। प्लैंक का आइडिया यूज करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे क्वांटम या पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रूव करता है वेव को, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको काफी गौर से पढ़ना है। इसके बाद ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के बीच, और इससे प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। न्यूमेरिकल ग्राफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फोटोन का मोमेंटम, इस पर भी न्यूमेरिकल एज वेल एज रीजनिंग क्वेश्चंस दोनों बहुत आते हैं। तो ये पूरा रेड मार्क्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी है। तो डी ब्रोइस वेव पार्टिकल डुअलिटी पर जो सवाल थे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और वेव नेचर रेडिएशन का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तीन फिनोमिना से प्रूव होता है। और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होता है। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस फिनोमिना को स्टैब्लिश कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और किस फिनोमिना को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल कभी वेव और वेव कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, और लेमडा इज इक्वल टू h/p या h/mv, जो लुइस डी ब्रोए का रिलेशन था लेमडा और मोमेंटम के बीच का, कि वेव और पार्टिकल नेचर इस तरह से रिलेट करते हैं थ्रू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सब पेपर में, सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या नहीं है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ना, और एक्सरे, पूरा टॉपिक जो हाईलाइटेड है येलो से, वो सिलेबस में नहीं है। ये पूरा एक्सरे ही चल रहा है, तो ये सारा पार्ट सिलेबस में नहीं है। अब एटॉमिक और न्यूक्लियस फिजिक्स में देखो, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग से जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ड्रॉ किए, उन पे सवाल आता है, तो ये सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और बोहर्स पोस्टुलेट पर सवाल आता है, उनके 3 पोस्टुलेट, उस पर सवाल भी आता है और वो सिलेबस में भी है, तो इंपॉर्टेंट है।
तो जैसा मैंने कहा कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स जो थे वो कभी कभी उस पर 2-3 साल में सवाल पूछ लिया जाता है, और साथ में क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल वाज बम्बार्डेड ऑन गोल्ड फॉइल, उस पर न्यूमेरिकल आता है। तो ये आपको अलग से प्रेफरेंस देना है और करना है। तो ये सारे टॉपिक सिलेबस में है और अंडरलाइंड पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये सब सिलेबस में है, लेकिन वेवलेंथ का फॉर्मूला लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट और फुन सीरीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पार्ट इससे आपसे पूछा जाएगा। बोहर्स पोस्टुलेट, मैंने कहा कि 3 पोस्टुलेट है, अच्छे से उनकी टेक्निकल लैंग्वेज लिख कर याद करनी है। इसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी लेवल डायग्राम, इस पे काफी सवाल पूछे जाते हैं और ये सब आपके सिलेबस में है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करता है तो क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना, वो उस पर न्यूमेरिकल भी और उस पर जो डायग्राम आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना भी है, याद भी करना है। यहाँ ध्यान देना है कि सारा का सारा जो यूनिट है वो लेमडा का नैनोमीटर में यूज होगा, एंगस्ट्रॉम में नहीं। ये लेटेस्ट चेंजेस हैं जो कुछ सालों में इधर काउंसिल ने किए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पूरा टॉपिक हटाया गया है इस बार, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका मास नंबर के साथ ग्राफ पिछली बार सिलेबस में नहीं था, पर इस बार है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट भी है और सिलेबस में वेरी मच दे आर इन। तो एटॉमिक फिजिक्स में ये सारा पार्ट सिलेबस में है, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज्यादा सवाल आते हैं, वो है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, उसके फीचर्स यानी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब सिलेबस में है। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर काफी सवाल आते हैं। इसके अलावा एक सवाल म्यूचुअल एनिलेशन या पेयर प्रोडक्शन से आता है, तो ये भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्किप नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, ये येलो हाईलाइटेड पार्ट रेडियो एक्टिविटी का ये पूरा का पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है, तो स्कोप में इसको आप कट कर लीजिए। ये सारा येलो हाईलाइटेड पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी डिटेल में अगर आप टॉपिक देखेंगे तो सारा का सारा सिलेबस में है, और फ्यूजन और फिशन, इन दोनों पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से सवाल या न्यूमेरिकल आते हैं, साथ में डेफिनेशंस भी आती हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स आपके टॉपिक के आपके सिलेबस में है। इसमें चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर पे बहुत सवाल आते हैं, खासकर मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके फंक्शंस, उसमें भी फ्यूल क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, क्रिटिकल साइज क्या होता है, और फ्यूजन से रिलेटेड न्यूक्लियर रिएक्शन और कैसे इनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए फ्यूजन अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, सन पर ज्यादा होता है। ये सब सिलेबस में है और अंडरलाइन पार्ट आपके प्रायोरिटी पर है। सोलर एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पर भी काफी सवाल आते हैं। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर को छोड़कर सभी कुछ सिलेबस में है, तो मेनली ये पार्ट सिलेबस में भी है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं। इसको हम लोग आगे जहाँ डिटेल में टॉपिक्स है वहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पार्ट आपको कट करना है वो ये येलो हाईलाइटेड पार्ट है, जेनर डायोड, ये सिलेबस में नहीं है और ना ही इसका यूज। जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा सिलेबस में नहीं है, ठीक, और जो लॉजिक गेट्स हैं वो सिलेबस में नहीं है। तो क्या है सिलेबस में और क्या इंपॉर्टेंट है? डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये एनर्जी बैंड थ्योरी और इसके बेसिस पर डिफरेंस बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक। जब क्रिस्टल बनता है, सॉलिड बनता है, कंडक्शन मेटल का या सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का, तो कैसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं और कैसे आइसोलेटेड एटम्स में एनर्जी बैंड्स होते हैं, फॉरबिडन गैप क्या होता है या बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सिलेबस में भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और इनके बेसिस पर इन तीनों के बीच का डिफरेंस ये मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कार्बन या सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी गैप इंसुलेटर के एनर्जी गैप से डिफरेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को सेमीकंडक्टर के डिफाइन करता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है, प्रायोरिटी पर है। फिर ये मेजॉरिटी, माइनॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन होल्स, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग, पी टाइप, एन टाइप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर डोनर, एक्सेप्टर, इम्प्योरिटी, ये सब डेफिनेशन बहुत बहुत पूछी जाने वाली है। बैंड थ्योरी के बाद जंक्शन डायोड आता है, उसमें डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स, और फिर डायोड कैसे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है, उसका सर्किट डायग्राम, उसके ग्राफ और उसकी वर्किंग, ये सब न सिर्फ सिलेबस में है बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज रेक्टिफायर सिलेबस में नहीं है, लेकिन सोलर सेल, फोटो डायोड और एलईडी, इस पर 2 नंबर के सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर अब की बार सिलेबस में नहीं है, ये येलो हाईलाइटेड पार्ट सिलेबस में नहीं है। पूरा जंक्शन ट्रांजिस्टर
इसे आप स्ट्राइक ऑफ कर लीजिए। और पूरा ये येलो हाईलाइटेड कम्युनिकेशन सिस्टम ये सिलेबस में नहीं है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर के लिए।